नमस्कार, जय श्री कृष्ण। विद्यार्थिनी एवं विद्यार्थीगण, अगले टास्क में हमने कविता माँ कह एक कहानी पढ़ी, जिसमें हमने आधी कविता को कविता के मतलब को तो हमने समझ लिया है, गौतम बुद्ध के जीवन को हमने समझ लिया है, लेकिन काव्य का पठन बाकी है। वहाँ से आगे बढ़ते हैं। गाते थे खग कलकल स्वर से, सहसा एक हंस ऊपर से, गिरा बिद्ध होकर खगशर से, हुई पक्ष की हानि, करुणा भरी कहानी। चौंक उन्होंने उसे उठाया, नया जन्म सा उसने पाया, इतने में आखेटक आया, लक्ष्य सिद्धि का मानी, कोमल कठिन कहानी। मांगा उसने आहत पक्षी, तेरे दांत किंतु थे रक्षी, तब उसने जो था खगभक्षी, हट करने की ठानी, अब बढ़ चली कहानी। हुआ विवाद सदै निर्दय में, उभय आग्रही थे स्विषय में, गई बात तब न्यायालय में, सुनी सभी ने जानी, व्यापक हुई कहानी। राहुल तू निर्णय कर इसका, न्याय पक्ष लेता है किसका, कह दे निर्भय जय हो जिसका, सुन लूं तेरी बानी। माँ मेरी क्या बानी, मैं सुन रहा कहानी। कोई निरपराध को मारे, तो क्या अन्य न उसे उबारे, रक्षक पर भक्षक को वारे, न्याय दया का दानी, तूने सुनी कहानी। चलो कविता को हम समझते हैं, बराबर। यहाँ राहुल जो है गौतम बुद्ध का पुत्र यानी सिद्धार्थ का जो पुत्र राहुल है, वह अपनी माँ से कह रहा है, माँ कह एक कहानी, यानी यशोधरा से वह कह रहा है कि माँ मुझे एक कहानी सुनाओ। फिर बेटा यानी कि राहुल कह रहा है, यशोधरा कह रही है कि बेटा क्या तूने मुझे अपनी नानी समझ लिया है कि मैं तुझे कहानी सुनाऊँ। आपको पता है बच्चों, बराबर, हमारे दादा दादी या फिर नाना नानी होती है, वो हमें कहानियाँ सुनाती है बचपन में, बराबर। तो यहाँ उसी प्रकार से काव्य के बीच में प्रास बनाया गया है कि मैं तुझे कहानी सुनाऊँ, कि तूने मुझे अपनी नानी समझ लिया है। इस तरीके से उसे प्रास करके जोड़ा गया ताकि काव्य पढ़ने में मज़ा आए, है ना। कहती है मुझसे यह चेटी, कौन कहती है, दासी मुझसे कह रही थी। कौन कह रहा है, राहुल कह रहा है कि दासी मुझसे कह रही है कि तुम कह रही थी कि तू मेरी नानी की बेटी है। हाँ, तू मेरी रानी की बेटी है, बराबर। देखो कितना सुंदर प्रास यहाँ मैथिली शरण गुप्त जी ने बिठाया है कि तू मेरी नानी की बेटी, इसलिए उन्होंने मुझे कहा था कि तू कहानी सुनाएगी। कह माँ कह लेटी ही लेटी, माँ मुझे कहानी सुना, भले ही तू लेट कर मुझे कहानी सुना, लेकिन मुझे कहानी सुना। राजा था या रानी, उसने कहानी की शुरुआत भी कर दी। देखिए राहुल क्या जिद कर रहा है, कह माँ लेटी ही लेटी, भले तो सोती हुई मुझे कहानी सुना, लेकिन मुझे कहानी सुना जिसमें राजा हो या फिर रानी हो, कोई भी हो, लेकिन कोई भी कहानी मुझे सुननी है। तू तो मेरे नानी की बेटी है और मुझे चेटी ने कहा है तू नानी की बेटी है, इसलिए तू मुझे कहानी सुना, राजा या रानी जिसकी भी सुनानी हो, लेकिन मुझे कहानी सुना। माँ कह एक कहानी, फिर से वह कह रहा है, माँ कहानी सुना ना। तू है हठी मानधन मेरे, क्या कह रही यशोधरा, तू बहुत हट्टी, बहुत जिद्दी पुत्र है मेरा, मानधन यानी कि पुत्र। सुन उपवन में बड़े सवेरे, सुन बगीचे में बहुत सवेरे, तात भ्रमण करते थे तेरे पिताजी भ्रमण कर रहे थे, यानी कि भ्रमण करना मतलब यहाँ से वहाँ घूमना। जहाँ सुरभि मन मानी, जहाँ खूबसूरत हवा खूबसूरत सुंदर हवा, मनमान यानी मनपसंद जो खुशबू है, हवा के साथ खुशबू उपवन में लहराती हुई दिखाई दे रही थी, और उस हवा के मस्त झोंकों में जो है वह सिद्धार्थ घूम रहे थे, भ्रमण कर रहे थे, जिसमें सुंदर सी खुशबू फूलों की आ रही थी, और सुंदर खुशबू के साथ हवा का जो झोंका है वह उनके शरीर को स्पर्श कर रहा था। ऐसे सुंदर वातावरण में वे भ्रमण कर रहे थे। जहाँ सुरभि मन मानी, जहाँ खुशबू के साथ मनपसंद खुशबू के साथ बागीचे में जहाँ तुम्हारे पिता भ्रमण कर रहे थे। वर्ण वर्ण के फूल खिले थे, क्या बताया गया है, अलग अलग रंगों के फूल खिले थे, अलग अलग
रंगों के फूल खिले थे। कहाँ? उपवन में। झलमल कर हिम बिंदु झिले थे, जहाँ बिल्कुल झलमलाते हुए ओस की बूंदें, बराबर। हिम बिंदु यानी कि ओस की बिंदु। घास के तिनकों पर, पेड़ों पर घास घास के जो तिनके होते हैं आपने देखे होंगे, और पेड़ के जो पत्तों पर, आपको मैंने बताया था कि ठंडी के दिनों में, जाड़े के दिनों में जो हवा की बाष्प होती है वह वृक्षों पर या फिर घास के तिनकों पर जल कणों के रूप में स्थापित हो जाती है। ऐसा पारदर्शी उसका जो बिंदु का रूप दिखाई देता है, बहुत ही खूबसूरत लगता है, बराबर। तो जो हवा की जो बाष्प होती है, वो जो बाष्प है वह इन फूल के पत्तों पर या फिर घास के तिनों पर रह जाती है, बराबर। तो यह बताया गया झलमल यानी कि हवा के झोंके की वजह से वो जो पानी के बिंदु थे वो पत्तों के ऊपर यहाँ से वहाँ धीरे धीरे हल्के झोंके की तरह हिल रहे थे। झलमल कर हिम बिंदु जिले थे, मतलब जिले हुए थे, मतलब कि उस पर बिंदु टिके हुए थे। इतनी सुंदर हवा चल रही थी, बराबर। उस सुंदर हवा में भी वह जो बिंदु थे, उसके बिंदु वो पत्तों के ऊपर थे, घास के तिनकों के ऊपर थे, फिर भी वह बिंदु धीरे धीरे हवा के साथ झलमल करके हिल रहे थे। हल्के झोंके हिले मिले थे, बराबर, जो मैंने आगे बताया, अभी बताया। लहराता था पानी, उस पर जो पानी लहरा रहा था पत्तों के ऊपर, जिसकी वजह से हवा की वजह से वह पत्ते हिल रहे थे, और उस पर ओस की जो बूंदें, जिन्हें આપણે झाकड़ कहिए, बराबर। झाकड़ जो मतलब हिम के जो बिंदु थे वो उस पर हिल रहे थे, और बहुत ही सुंदर वह दृश्य दिखाई दे रहा था। लहराता था पानी, हाँ हाँ यही कहानी, तुरंत राहुल ने कह दिया, हाँ हाँ माँ यही कहानी मुझे सुना। गाते थे खग कलकल स्वर में, खग यानी कि पक्षी कलकल स्वर में गा रहे थे। अचानक एक हंस ऊपर से गिरा, बिद्ध होकर खग शर से, बिद्ध यानी बिंधा हुआ, जैसे तीर मारा गया है, बराबर। जिसका शिकार किया गया है, वैसा एक पक्षी, खग यानी कि पक्षी, जो बाण से आहत होकर एक पक्षी नीचे गिरा। हुई पक्ष की हानि, पक्ष की यानी कि उसके पंख के ऊपर चोट आई है, इसलिए आहत, घायल होकर वह नीचे गिरा है। चौंक उन्होंने उसे उठाया, किसने? सिद्धार्थ ने। इस पक्षी को अचानक यह आहत होकर जोर से गिरा, जिसके पंख के ऊपर बाण लगा था, शर लगा था, इसलिए उन्होंने उसे उठाया। नया जन्म सा उसने पाया, किसने? उस पक्षी ने, क्योंकि सिद्धार्थ ने उसे उठाया और धीरे से अपने कोमल हाथों से उसे सहलाने लगी। इतने में आंखें टकाया, उतने में कौन आया? शिकारी, जिसने इसका शिकार किया है, जिसने बाण मारा है इस पर। लक्ष्य सिद्धि का मानी, जिसने अपना लक्ष्य सिद्ध किया है, लक्ष्य साध कर जो यह पक्षी का शिकार किया है और इस चीज़ को हासिल करने के लिए वहाँ आया है, वह अभिमानी है, अपनी बात के ऊपर अड़ा हुआ है, बराबर, कि मुझे यह शिकार चाहिए, इसलिए वह शिकार को प्राप्त करने के लिए वहाँ आया है। लक्ष्य सिद्धि का मानी, कोमल कठिन कहानी, क्योंकि अब ये कोमल कहानी थी अब तक, बराबर, जहाँ सिद्धार्थ उपवन में घूम रहे थे, बहुत ही खूबसूरत सा वातावरण था, वहीं एक कठिन कहानी बन गई है। क्यों? क्योंकि कोमल कहानी में कठिन प्रश्न ये आ गया है कि पृथ्वी के इस मुख पशु के ऊपर अपना बाण चलाकर इस पक्षी को आहत किया है, किसने? आंखें टक ने, शिकारी ने, जो बात सिद्धार्थ को बिल्कुल भी पसंद नहीं है, गौतम बुद्ध को, क्योंकि वह जीव दया में मानते हैं, वह अहिंसा में मानते हैं, हिंसा में नहीं। जीवों की रक्षा करनी चाहिए, जो मुक पशु है पृथ्वी पर आए हुए, उनकी हमें रक्षा करनी है, उनकी मदद हमें करनी है, ना कि उनका शिकार करके उनके जीवन को हानि पहुंचानी है। मांगा उसने आहत पक्षी, वह शिकारी उस घायल पक्षी को मांगने लगा जिसका उसने शिकार किया। तेरे तात किंतु थे रक्षी, तेरे पिताजी थे वो रक्षी हैं, क्योंकि वो जीव दया में मानते हैं। तब वो खगभक्षी यानी कि शिकारी ने हट की, बिल्कुल हट पर आ गया, वह हट करने लगा कि अब मुझे यह चाहिए, अब मैंने इसका शिकार किया, इसलिए मेरा शिकार मुझे चाहिए। हट करने की ठानी, अब बढ़ चली कहानी। हट यानी जिद पर, जो शिकारी वह जिद पर अड़ गया, और वह बात कहाँ, अब हट उसने पकड़ ली, इसलिए अब ये कहानी बढ़ रही है, क्योंकि सिद्धार्थ भी मना कर रहा है और शिकारी भी मना कर रहा है, तो आखिर में जीतेगा कौन? हुआ विवाद सदै निर्दय में, बराबर। उस समय विवाद यानी कि झगड़ा जो है वह सदै निर्दय यानी कि दयालु और दयाहीन इंसान में, दयालु यानी सिद्धार्थ और दयाहीन यानी कि आखेटक शिकारी, उभय आग्रही थे स्व विषय में, उभय यानी कि दोनों ही अपनी बात पर बिल्कुल अड़े हुए थे। सिद्धार्थ वह पक्षी को छोड़ने में नहीं था, क्योंकि वो जो हंस है उसे वह जीवदान देना चाहता था, और यह शिकारी, वह उसने शिकार किया है हंस का, इसलिए वो शिकार को प्राप्त करना चाहता है, इसलिए दोनों ही अपनी बात पर अड़े हुए हैं। गई बात तब न्यायालय में, जहाँ न्याय होता है वहाँ ये बात गई, सुनी सभी ने जानी, सब लोगों ने जाने कि किस प्रकार से कौन सी घटना यहाँ घटित हुई, सुनी सभी ने जानी, व्यापक हुई कहानी। अभी एक कहानी जो है चारों ओर फैल गई। राहुल तू कर निर्णय इसका, क्या कह रही है यशोधरा? राहुल अब तू निर्णय कर, इसका न्याय किसका पक्ष लेगा?
कह दे निर्भय जय हो जिसका। तू निर्भय होकर कह दे कि जय किसका होगा। मैं तेरी बात सुनना चाहती हूँ, तूने पूरी कहानी सुन ली है, अब तू बता कि जीतेगा कौन। बराबर, मैं तेरी बानी सुनना चाहती हूँ, किसका जय होगा, निर्भय होके तू बता दे, न्याय किसका पक्ष लेगा। बराबर। माँ मेरी क्या बानी, राहुल क्या कह रहा है, माँ मेरी क्या बानी है, मैं तो सुन रहा कहानी, मैं तो मेरी क्या बानी, मैं क्या कहूँ, मैं तो केवल कहानी सुनने वाला हूँ। कोई निरपराध को मारे, क्या कह रहा है वह राहुल कि कोई निरपराध को मारे तो क्या अन्न न उसे उबारे। वो क्या कह रहा है कि न्याय वही है जिसमें दया होती है और जो मारने वालों में नहीं लेकिन बचाने वालों का पक्ष लेता है। बराबर, इसीलिए वह कह रहा है कि दया जो है वह न्याय देती है। यहाँ न्याय दया को मिलेगा। बराबर, यानी दया जहाँ है जिसमें दिखाई दे रही उसे न्याय प्राप्त होगा। तो क्या कह रहा है, कोई निरपराध को मारे, कोई बिना अपराध जो बेगुनाह इंसान को मारे तो क्या अन्न उसे ना उबारे, अन्न उसका बचाव न करे। मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है और न्याय वही है। बराबर, जो मारने वाले का नहीं लेकिन बचाने वाले का पक्ष लेता है। मतलब यह दया जो है वह न्याय के पक्ष में आएगी। बराबर, रक्षक पर भक्षक को वारे। बराबर, रक्षक पर भक्षक को वारे, यानी कि जो रक्षक है वह भक्षण करने वाला उसे मारने की क्षमता रखता है। क्यों, क्योंकि वह न्याय उसी के पक्ष में है जो पशु को बचा रहा है। यानी न्याय किसके पक्ष में जाएगा, सिद्धार्थ के पक्ष में। न्याय दया का दानी। बराबर, यहाँ बराबर राहुल ने यहाँ सारी बात बता दी कि दया न्याय के पक्ष में जाएगी। इसलिए न्याय किसे मिलता है, न्याय किसे कहा जाता है कि जो मारने वाले में नहीं होता लेकिन मारने वाले इंसान में नहीं लेकिन बचाने वाले में होता है। इसलिए न्याय वही है जहाँ दया होती है। और दया कहाँ होती है, मारने वाले में नहीं लेकिन बचाने वाले में होती है। बराबर, इसलिए यहाँ राहुल ने बता दिया न्याय दया का दानी, मतलब न्याय वहीं जाएगा जहाँ दया होगी, जहाँ मारने वाले इंसान को नहीं लेकिन बचाने वाले को बचाने वाले को ऊंचा बताया जाएगा। इसलिए मारने वाले में नहीं बचाने वाले का पक्ष यहाँ न्याय लेगी। इसलिए न्याय दया का दानी है। बराबर, सुनी तेरी कहानी। और यह बात सुनकर जब यशोधरा ने जाना कि मेरे बेटे राहुल ने सही जवाब दिया है, इसलिए वह खुश हो गई और उसने कहा कि हाँ बेटा, बिल्कुल सही तरीके से तूने कहानी समझी कि न्याय वही है जहाँ दया होती है और जो मारने वाले का नहीं लेकिन बचाने वाले का पक्ष लेती है। मतलब दया जो है वह न्याय देती है। बराबर, यह बात जो राहुल ने बताई, कहानी यहाँ राहुल ने समझ ली, यह बात यशोधरा ने यहाँ बता दी। इस काव्य को और विशेष तरीके से हम पहले से आखिर तक पढ़ेंगे लेकिन अगले लेक्चर में। बराबर, आज का हमारा तास यहीं तक, अगले तास में आगे बढ़ेंगे। अस्तु।